आइए तो हम शुरू करते हैं आज का अपना चौथा चैप्टर बिजनेस स्टडी का, क्लास 10th NIOS, और इसका कोड है 215। सबक का नाम है इमदाद बाहिमी सोसाइटियाँ और मुश्तरका सरमाया कंपनी। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं हम। इमदाद बाहिमी सोसाइटी। इमदाद मतलब हेल्प, बाहिमी मतलब एक दूसरे की, सोसाइटियाँ मतलब लोगों का एक ग्रुप। ठीक है जी, मतलब लोगों का एक ग्रुप जो आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ आता है। और मुश्तरका सरमाया कंपनियां, मुश्तरका कहते हैं जॉइंट, सरमाया जो है पैसे से रिलेटेड होता है, स्टॉक। ठीक है, और कंपनीज का तो मतलब आपको पता है, कंपनियां जो बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी, तो इसको हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल है वो है इमदाद बाहिमी सोसाइटी का मतलब। अभी मैंने आपको बताया था, इमदाद का मतलब होता है कोऑपरेशन। इमदाद का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन, मदद। और ये किससे बना है? को से बना है, जिसका मतलब है साथ। ऑपरेशन का मतलब होता है काम, काम करना, मतलब साथ काम करना। तो इमदाद बाहिमी को क्या कहा हमने इंग्लिश में? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है साथ मिलकर काम करना। ठीक है जी, कोऑपरेशन का मतलब साथ साथ या मिलजुल कर काम करना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बाहिमी इमदाद बाहिमी सोसाइटी का मतलब क्या है, तो आप ये बताएंगे इमदाद बाहिमी सोसाइटी का मतलब ये है मिलजुल कर साथ साथ काम करना, जिसमें कुछ लोग मिलकर साथ आते हैं जिनके एक जैसे मकसद होते हैं और वो काम करते हैं साथ मिलकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी या इमदाद बाहिमी सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जो बाज़ मुश्तरका माशी मकासद को सामने रखकर मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। वो एक सोसाइटी की तश्कील करते हैं जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर जाना जाता है। ये अफराद की रज़ाकारा अंजुम है जो अपनी माशी दिलचस्पी को फ़रोग़ देने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। ये अपनी मदद आप बाहिमी मदद के असूल पर काम करती है। कोई भी फ़र्द मुनाफा कमाने की गर्ज से कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल नहीं होता है, बल्कि लोग एक ग्रुप की शक्ल में सामने आते हैं, अपने इनफरादी वसाइल जमा करते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उससे बाद मुश्तरका फ़वाइद अखज़ करते हैं। ठीक है जी, इमदाद बाहिमी सोसाइटी में आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की खसूसियत क्या है? यह इमदाद बाहिमी सोसाइटी की खसूसियत क्या है? तो पहले इसकी रज़ाकाराना अंजुमन। कोऑपरेटिव सोसाइटी अफराद की रज़ाकाराना अंजुमन होती है। कोई मेंबर सोसाइटी में जब चाहे शामिल हो सकता है और उस जब तक चाहे उसका मेंबर रह सकता है और सोसाइटी को अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। ठीक है, फिर खुली मेंबरशिप। इसकी दूसरी खसूसियत जो है वो ये है, खुली मेंबरशिप होती है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरशिप उन सभी लोगों के लिए खुली होती है जिनका एक मुश्तरका मफाद होता है, मतलब एक जैसे फ़ायदे होते हैं। मेंबरशिप जात, जिन्स, मज़हब या रंग की बुनियाद पर महदूद नहीं होती, बल्कि किसी मखसूस तंजीमीन के मुलाजिमीन तक महदूद हो सकती है। अलहदा कानूनी वजूद। इसका एक कानूनी वजूद होता है अलहदा, जो 1912 रियासती एक्ट हुकूमत के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तब ये बनती है। फिर उसके बाद इसका एक सवाल पॉइंट देख लेते हैं, वोट की कीमत। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन होते हैं जिसमें हर एक मेंबर को एक वोट देने की ताकत होती है। इसमें बहुत सारे पोस्ट होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया। सेक्रेटरी वो वोट से ही बनते हैं। ठीक है जी, ये इसकी खसूसियत थी। एक दो पॉइंट मैंने छोड़ दिए, 4 पॉइंट आप कर लीजिए, बहुत है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटियों की अक़साम, मतलब टाइप्स कितने तरह की होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सारफ कोऑपरेट, मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, बाकी आप अपने पास से समझ कर खुद लिख देगा। सारफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहली किस्म ये है सारफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या मतलब है इसका? आम सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए की जाती है। मतलब क्या है? पैदाकारों से सीधे अशिया खरीदते हैं, मतलब जो चीज़ों को बनाते हैं उनसे सीधे चीज़ खरीदते हैं और सीधे लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसमें बिचौलियों का खात्मा हो जाता है।
ठीक है। सारफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सीधे मैन्युफैक्चरर से चीज़ खरीदती है और इस्तेमाल करने वालों को दे देती है। जैसे आपने केंद्रीय भंडार देखे होंगे, सुपर बाज़ार देखे होंगे, वो वहाँ पर वो सोसाइटी सामान खरीद के लाती है मैन्युफैक्चरर से और डायरेक्ट बेचती है। इससे क्या होता है, जो खरीदने वाले तो सस्ता मिल जाता है। फिर पैदाकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या है भाई, इसमें इन सोसाइटी की तश्कील खाम माल, आलात, साजो सामान और मशीनरी वगैरह जैसी पैदावार से मुताल्लिक़ इनकी ज़रूरत की अशिया दस्तयाब कराने के लिए बुनियादी तौर पर छोटे पैदाकारों को मुफाद के लिए की जाती है। मतलब क्या है, जैसे छोटे पैदाकार हैं जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मशीनें, कच्चा माल ये प्रोवाइड करती हैं। कौन प्रोवाइड करती हैं? पैदाकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, पैदाकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो है ये पॉइंट बताया है, पैदाकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कच्चा माल और टूल्स और मशीनरी वगैरह साजो सामान उन लोगों को प्रोवाइड करती है जो छोटे लेवल पर काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या है, ये उन छोटे पैदाकारों और मैन्युफैक्चरर के लिए होती है जिन्हें अपनी अशिया इनफरादी तौर पर फरोख्त करने में दुश्वारी होती है। मतलब बहुत से छोटी छोटी जो फर्में होती हैं उनको अपना माल बेचने में परेशानी होती है, तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उन लोगों से उनका माल इकट्ठा करके उनको बाज़ार में बेच देती है। जैसे आपने अमूल दूध सुना होगा, अमूल दूध वाला कोई अपना अमूल दूध नहीं बनाता, उसके पास डेयरी नहीं है, बल्कि वो जो लोग गाय भैंस पालते हैं उन लोगों से दूध इकट्ठा करता है रोज़ाना और फिर उनको पैकिंग करके लोगों तक पहुंचाता है। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समझ गए? क्योंकि हर घर में, गाँवों में हर घर में 4 भैंस 5 भैंस या गाय वगैरह दूध वगैरह होता है, तो वो रोज़ाना कौन उनसे ख़रीदेगा इतना दूध, तो वो जो है इनके ज़रिए इकट्ठा कर लेते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए, फिर वो उनको पैकिंग करके मार्केट में बिक जाती है। उसके बाद है एक और है कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटियाँ। हाउसिंग सोसाइटी ये क्या करती है, घर बनाती है, घर बनाती है सोसाइटी के थ्रू। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन जाती हैं वहाँ फ्लैट्स बनाती है, फ्लैट बना के ये लोगों को प्रोवाइड करती है मुनासिब दाम पर। ठीक है जी, ये कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। आगे हमारा सवाल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ़ायदे। रज़ाकार तंजीम, ये एक रज़ाकार तंजीम होती है जो सरमायादाना और सोशलिस्ट माशी निज़ाम दोनों के तहत परवान चढ़ सकती है। मतलब ये एक रज़ाकार तंजीम है, ठीक है जी, जो अपनी मर्ज़ी से लोग बनाते हैं, उसमें शामिल होते हैं और वो लोगों के लिए काम करती है। इसका एक फ़ायदा ये है, ठीक है जी। इसका एक फ़ायदा है जमहूरी कंट्रोल होता है इसमें, मतलब कोई भी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता, बल्कि लोग वोट देते हैं, फिर इसके जो मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो चुनकर आते हैं, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी वो वोट के ज़रिए चुनकर आते हैं। इसका बाकायदा इलेक्शन होता है टाइम टू टाइम। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें जमहूरी कंट्रोल होता है। फिर इसकी एक फ़ायदा ये है कि खुली मेंबरशिप है, मतलब कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, अपनी मर्ज़ी से मेंबर बन सकता है और अपनी मर्ज़ी से सोसाइटी को छोड़ सकता है। फिर बिचौलियों को खात्मा, इसमें बिचौलियों को कोई खात्मा हो जाता है, कोई बिचौलिया नहीं होता इसमें, ये सीधे माल खरीदते हैं और सीधे लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे और तो इसलिए लोगों को सस्ती चीज़ मिल जाती है। फिर महदूद जिम्मेदारी होती है, ठीक, इसमें जो भी मेंबर होते हैं उनकी जिम्मेदारी महदूद होती है, ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में मेंबरान की जिम्मेदारी उनके ज़रिए लगाई गई पूंजी की हद तक महदूद होती है। बस जितना उन्होंने पैसे लगा दिया, बस उन्हें पैसा लगाना होता है और थोड़ा बहुत काम देखना है। ठीक है जी, बाकी सब काम अपना होता रहता है। पायदार ज़िंदगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक पायदार होती है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका बिजनेस जो है बहुत लंबे अरसे तक चलता रहता है। अगर कोई मेंबर की मौत हो जाए, दिवालिया पागलपन हो जाए या इस्तीफा दे दे तो उसका वजूद पर कोई असर नहीं पड़ता, ये अपनी कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी की हदूद, मतलब इसकी कमियाँ। हदूद मतलब कमियाँ, तरगीब की कमी, चूँकि इसमें मुनाफे की कोई तरगीब नहीं होती, मतलब मुनाफा कमाना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मेंबरान पूरी दिलजमी मतलब पूरे दिल और मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते, क्योंकि इसमें मुनाफा, जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है उसमें आदमी दिल से काम करता है, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में
मुनाफा कमाना ज़्यादा मकसद नहीं होता, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा मोटिवेशन से काम नहीं करते, तरगीब की कमी होती है। ठीक है जी। सरमाया महदूद पूंजी की वो रकम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेम्बरान से हासिल करती है वो बहुत महदूद होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप अमूमन समाज के मखसूस तबके तक लागू होती है। ठीक है जी। इसमें जो है सरमाया जो होता है वो महदूद होता है, मतलब पैसे जो लगाते हैं वो ज़्यादा नहीं लगाते। और दूसरी बात, समाज के मखसूस तबके तक होते हैं। कुछ ही लोग, मतलब जिनको पता होता है, या जो सब लोग, कुछ लोग साथ में आते हैं तो मकसद होते हैं एक जैसे, वो इसमें एक साथ काम करते हैं। फिर एक पॉइंट है ताउन की कमी, मतलब कॉपरेशन। हालांकि नाम तो इसका है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताउन के ज़रिए एक दूसरे की मदद के लिए, लेकिन आमतौर पर इसमें निजी इख्तलाफात हो जाते हैं, लोगों में अना वगैरह शामिल हो जाती है, टकराव हो जाता है, जिससे जो है सोसाइटी का काम सही तरह से नहीं चल पाता है, सोसाइटियाँ काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है जी। और वो ऐसे ही काम पड़े रहते हैं लोगों के, और क्योंकि लोग जो उसमें पाबंदी से या जिम्मेदारी से उसकी मीटिंग्स वगैरह अरेंज नहीं करते, और बहुत सारी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो सुस्त हो जाती है और काम नहीं हो पाता। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है हदूद थी। उसके बाद हमारे पास सवाल है कंपनियों की अक़साम। कंपनी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी से बारे में पढ़ लेते हैं पहले हम। प्राइवेट कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी है जिसका अदाशुदा सरमाया कम से कम 1 लाख रुपए या इतना ज़्यादा अदाशुदा सरमाया जो मौजूदा हो सकता है। मतलब समझ लीजिए, प्राइवेट कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी है जिसका सरमाया, मतलब पैसा, कम से कम 1 लाख रुपये। ठीक है जी। उसके बाद पब्लिक कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती है। उसका कम से कम अदाशुदा सरमाया 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो। पब्लिक कंपनी कौन सी है? जिसका 5 लाख रुपए तक का सरमाया हो अदाशुदा, और प्राइवेट कंपनी जिसका 1 लाख। ये आप ध्यान में रखें। इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के मुताबिक पब्लिक कंपनी कौन सी है? जिसका अदाशुदा सरमाया 5 लाख रुपए। और प्राइवेट कंपनी, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के मुताबिक प्राइवेट कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जिसका अदाशुदा सरमाया कम से कम 1 लाख रुपए हो। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फ़र्क हम करते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी की तश्कील के लिए कम से कम 2 लोगों की तादाद चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7। एक फ़र्क ये हो गया। प्राइवेट कंपनी का कम से कम अदाशुदा सरमाया 1 लाख और पब्लिक कंपनी का 5 लाख। प्राइवेट कंपनी के मामले में मेंबरों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 50, और पब्लिक कंपनी में कितनी है? देख, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, इसमें कितने भी मेंबर हो सकते। प्राइवेट कंपनी में हसस को मुंतकिल करने का हक महदूद होता है। प्राइवेट कंपनी में आप इसको, जो इसके शेयर होते हैं वो आप उसको मुंतकिल करना चाहें, ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो लिमिटेड है। जबकि प्राइवेट पब्लिक कंपनी में जो है वो आज़ादाना तौर पर आप कभी भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी अपना कारोबार तश्कील इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जैसे ही उसे मिल जाएगा फ़ौरन शुरू कर देगी उसका कारोबार। जबकि पब्लिक कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट हासिल कर ले, जब तक नहीं कर सकती किसमें? पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। तो ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के जो है फ़र्क था। उसके बाद सरकारी कंपनी के बारे में बताते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हुकूमत कंपनी की तारीफ ऐसी कंपनी के तौर पर की गई है जिसकी 51% अदाशुदा शेयर पूंजी हुकूमत, मरकज़ या रियासत के पास होती है। मतलब जिसका 51% हिस्सा हुकूमत के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। जिसका 51% हिस्सा सरकार के पास हो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। अब सरकारी कंपनी की खसूसियत क्या है? एक अलहदा कानूनी वजूद होता है, ये एक अलग ही इसका कानून होता है, उसके तहत ये बनती है। फिर
इसका कम से कम 51% हिस्सा हुकूमत के पास होता है। और इसकी एक ख़ास खूबी ये है, खसूसियत है, इसके मुलाजिम सरकारी मुलाजिम। ठीक है जी, ये सरकारी कंपनी की खसूसियत थी। और इसकी मिसालें भी आप दे लीजिए, HMT कंपनी है, कोल इंडिया, ONGC वगैरह सरकारी कंपनी है। लेकिन इसकी खसूसियत मैंने आपको बता दी है कि इसका एक अलग कानूनी वजूद होता है। इसका 51% हिस्सा हुकूमत के पास होता है और सभी डायरेक्टर और उनकी अक्सर की तकर्री कंपनी के ज़रिए होती है और इसके मुलाजिमीन सरकारी नहीं। तो कसीर कौमी कंपनियों का मतलब बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। कसीर कौमी कंपनी वो कंपनी होती है जिनकी ब्रांचेस दुनिया के दूसरे मुल्कों में होती है। एक उनका, जैसे आप देख लीजिए एप्पल, आईफोन है एप्पल का, उसका अमेरिका का है वो, लेकिन उसकी ब्रांचेस यहाँ भी है। इसी तरह मैकडोनल्ड है, वो दूसरे देश का है लेकिन उसकी ब्रांचेस यहाँ भी है। ठीक है जी। तो वो कंपनी जिसकी ब्रांचेस दुनिया के अलग अलग देशों में होती है उसे कसीर कौमी कंपनी कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे कौन कौन सी, LG हो गए, कोका कोला हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, पेप्सी फूड हो गए, कैडबरी वगैरह हो गए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब कसीर कौमी कंपनी के फ़ायदे क्या है? गैर मुल्की पूंजी की सरमायाकारी। इसका एक फ़ायदा ये है कि जब हम हमारे देश में कोई विदेशी कंपनी आएगी तो हमारे मुल्क में पैसा लगाएगी, और पैसा लगाएगी तो उससे हमारे देश में पैसा आएगा और हमारे देश की तरक्की होगी। रोज़गार की तख्लीक, इसका एक फ़ायदा ये कि रोज़गार बढ़ता है। जब कंपनी यहाँ सेट करेगी अपने ब्रांच तो यहीं के लोगों को रखेगी वो काम पर, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। जैसे ओप्पो है, वीवो है, आईफोन, एप्पल आईफोन है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जब ये अपनी ब्रांच यहाँ खोलती हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे देश को, या जिस देश में भी वो अपनी कंपनी सेटअप करेगी, ब्रांच खोलेगी, उस देश को मिल जाएगी। हमारे देश में जैसे ओप्पो, वीवो, एप्पल है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमें भी मिल रही है, तो इससे हमारे देश में टेक्नोलॉजी तरक्की हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद है, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, तो सेहतमंद मुसाबिकत, मतलब एक अच्छा कंपटीशन होता है। जब बाहर की कंपनी आकर यहाँ के लोगों को कोई चीज़ देती है अच्छी, तो हमारे मुल्क की जो कंपनियाँ हैं, हमारे मुल्क में जो कंपनी है वो भी अपना अच्छा प्रोडक्ट निकालती है, जिससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है, लोगों को अच्छी चीज़ मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद बरामदात और ज़र मुआवजे के दाखिली बाहों में इजाफा, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर अपना सामान लेकर आते हैं और हम उनके देशों में सामान बेचते हैं, तो इससे क्या होता है, पैसे का भाव होता है, पैसा बहुत आना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है कसीर कौमी कंपनी की हदूद, इसके क्या क्या नुकसान हैं। इसके नुकसान ये है कि जहाँ पर मेज़बान मुल्कों की तरजीहात से कोई सरोकार नहीं है, जो कि भी कंपनी किसी देश में अपनी ब्रांच खोल रही है, वहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। यहाँ के लोगों की ज़रूरतों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना उनको प्रोडक्ट बेचना है, अपना मुनाफा कमाना है और मुनाफा कमा के निकल जाना है। ठीक है जी। घरेलू कारोबारी इदारों पर ख़राब असर, जो हमारे घरेलू कंपनियां हैं उन पर ख़राब असर पड़ता है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके और वो मुनाफा कमाने के चक्कर में सस्ती चीज़ें बेच देते हैं। जब सस्ती चीज़ें बेचते हैं, जो हमारे मुल्क की जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी चीज़ नहीं मिल पाती। आदमी बाहर की चीज़ों को ख़रीदने पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमारे घर के जो कारोबारी इदारे हैं वो ठप हो जाते हैं, उनकी चीज़ें लोग ख़रीदना बंद कर देते हैं। आप देखिए, मिसाल के तौर पर आज हमारे देश की जो मोबाइल कंपनी अगर कोई है तो बताइए, सब हम बाहर की कंपनियों का मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब बाहर की कंपनियों का ख़रीद रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे देश की जो कंपनियाँ हैं वो उस पर ख़राब असर पड़ रहा है, बंद हो रही है, लोग उनको नहीं चाहते। फिर रिवायत में तब्दीली, फिर हमारे देश में जो रिवायत है, हमारे देश का जो कल्चर है वो भी चेंज हो जाता है। खाना पीना चेंज हो गया आजकल लोगों का, आप देख लीजिए। जैसे पहले लोग रोटी सालन ये सब चीज़ें खाते थे, आज पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता खा रहे हैं। ठीक है जी। पहले लिबास अच्छे पहनते थे, आजकल लिबास जो है वो वेस्टर्न लिबास में हम जाते चले जा रहे हैं, तो रिवायत में भी तब्दीली आ गई। तो ये हमारा बिजनेस स्टडी का चौथा चैप्टर था, इमदाद बाहिमी सोसाइटी और मुश्तरका जॉइंट कंपनी। ठीक है जी। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को साथ शेयर करें, उनको बताएं। और जो हम आपको और भी
सबक के बारे में पढ़ाएंगे और भी सब सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे। हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अगर कोई कमी रही है तो वो बताएं, आपको हम इसके सवाल जवाब भी आपको कराएंगे। शुक्रिया।